हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगा खान बोर्ड का कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का जो मॉडल पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो इसके ऊपर बना ली हैं और 20 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। मज़ीद हम अब आगे बढ़ेंगे और 21st क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे कि वो क्या है और उसको किस तरह से हम करेंगे। तो 20 क्वेश्चन जो हैं वो हो चुके हैं। 21st क्वेश्चन जो है इससे हम स्टार्ट करेंगे। 21st क्वेश्चन ये है कि टू यूटिलाइज द डेट टाइम मॉड्यूल इन पाइथन द अप्रोप्रिएट सिंटैक्स इज। जो मॉड्यूल या लाइब्रेरी फ़ाइल जो है आप इंक्लूड करवाती हैं डेट टाइम के लिए, उसका बेसिकली क्या सिंटैक्स है और क्या तरीका है कि किस तरह से आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारे पास इंपोर्ट, उसके बाद डेट एंड टाइम, और उसके बाद है इंस्टॉल, फिर डेट एंड टाइम, लोड डेट एंड टाइम और यूज़ डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम मॉड्यूल हो या कोई भी मॉड्यूल हो तो उसका बेसिक सिंटैक्स ये है कि इंपोर्ट का रिजर्वर लिखा रहता है, उसके बाद एक स्पेस आती है और उसके बाद मॉड्यूल का नाम लिखा रहता है। तो मॉड्यूल का नाम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है डेट एंड टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ए ऑप्शन जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं ये दुरुस्त नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स नेम्स फॉलोज ऑल नेमिंग रूल्स एंड कन्वेंशंस इन पाइथन। तो पाइथन के अलावा भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं कुछ ना कुछ फॉलो करती हैं नेमिंग कन्वेंशन रूल्स को। नेमिंग कन्वेंशन रूल होते हैं कि आप वेरिएबल का या आइडेंटिफायर का या क्लास का या फंक्शन का कोई भी नाम जब रखते हैं तो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको मिल जाती हैं कि आप इस किस्म का नाम रख सकते हैं और ये चीज़ें आप इसमें नहीं रख सकते। इसको कहते हैं नेमिंग रूल्स या कन्वेंशंस। ठीक है जी। तो पहली चीज़ यह है कि आप नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट के 9 हो, 9 स्टूडेंट नेम से पहले 9 हो तो हम इसको नहीं कर सकते। फिर जो नाम आपने रखना है उसके दरमियान में स्पेस नहीं हो सकती। उसके अंदर जो हाइफन करेक्टर जो है ये नहीं आ सकता, ये माइनस का सिंबल जो है ये नहीं आ सकता, ये स्पेस वाला भी कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला भी कैंसिल हो गया। उसके बाद स्पेशल करेक्टर नहीं आ सकते। स्पेशल करेक्टर में जैसे एट द रेट सिंबल है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है या परसेंटेज साइन है, कुछ भी ऐसे करेक्टर जो स्पेशल करेक्टर्स हैं जैसे बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश या और भी सिंबल्स हैं, वर्टिकल आपका जो बार होता है वो, तो ये स्पेशल सिंबल यहाँ पे आप नहीं ऐड कर सकते। तो अगर आपने एक से ज़्यादा वर्ड्स को लिखना है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि उसके दरमियान में आप अंडरस्कोर रखते हैं। तो ये अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, 0 से 9 डिजिट तक जो उससे नहीं शुरू हो सकता। तो ये वाला जो डी ऑप्शन है अंडरस्कोर स्टूडेंट और उसके बाद फिर अंडरस्कोर है फिर नेम है, तो ये वाला दुरुस्त ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जी कि वो कहते हैं जी कि कंसीडर द गिवन पाइथन कोड, और इसमें हमने करना क्या है ये पाइथन कोड उसने दिया है, EXP एक वेरिएबल है, और उसके बाद उसने क्या किया है कि इक्वल टू किया है, इनपुट फंक्शन लगाया और उसमें डबल कोट्स में एंटर एक्सप्रेशन लिखा है और उसके बाद कॉलन। याद रखें बच्चे जो है ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो भी डबल कोट्स के अंदर चीज़ दी जाती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। बाद बच्चे जो है ना मैंने देखा है इतना ज़्यादा वो कॉपी कर रहे होते हैं कोड को जो मैं लिखता हूँ या कोई, तो उसमें मतलब कॉलन अगर आखिर में लगाया तो वो कॉलन भी लगा रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कॉलन लगाएं, आप इसको वैसे भी रन दे सकते हैं। मतलब एक प्रॉम्प्ट बेसिकली यूज़र को देना होता है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन ये है कि इसमें आपने एंटर एक्सप्रेशन किया, उसके बाद रिज़ल्ट का एक वेरिएबल लिया और ई वेल का फंक्शन जो है आपने लगाया और उसमें एक्सप्रेशन एज ए पैरामीटर सेंड कर दिया। ये एक्सप्रेशन, ये इनपुट वेरिएबल जो है एंटर एक्सप्रेशन जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो एक्सप्रेशन में चला जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर है चूँकि। तो अब ई वेल फंक्शन लगाएंगे एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन उसमें आ चुका है तो ई वेल फंक्शन के ज़रिए से उसकी आउटपुट लेंगे, वो रिज़ल्ट में चली जाएगी। उसके बाद प्रिंट रिज़ल्ट आपने करवा दें।
तो ईवेल फंक्शन जो है बेसिकली क्या है, वो एक्सप्रेशन जो है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे देखें एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व कर देगा बेस्ड ऑन द गिवन कोड। इफ़ द यूज़र इनपुट 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू 3 देन द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन विल बी, राइट। तो क्या होगी, 10/2 जो है वो होता है 5 प्लस 5 इंटू 3 15, इसका मतलब 5 प्लस 15 इक्वल टू 20। तो ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है। अब जो इनपुट फंक्शन है बेसिकली वो आपको रिटर्न करता है फ्लोट वैल्यू, तो इसलिए 20.0 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। बाकी ऑप्शन जो हैं इसके दुरुस्त ऑप्शन नहीं। 24th क्वेश्चन हम देखते हैं। द कोड सेगमेंट डैट प्रॉम्प्ट्स फॉर एज एंड डिस्प्ले योर एज इन 18, योर एज इज़ 18 व्हेन अ यूज़र एंटर्स 18 इज़। दोबारा से पढ़ते हैं। द कोड सेगमेंट that prompts for age and displays your age is 18 when a user enters 18 is। वो कहता है जी अगर यूज़र से इनपुट करवाई जाए, अगर उसमें 18 है तो वो आगे से डिस्प्ले करवाए कंप्यूटर के योर एज इज़ 18। तो इसका प्रॉपर कोड प्रॉपर सिंटेक्स के साथ क्या है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें आपने सिंटेक्स को एनालिसिस करना होता है कि कहीं पे सिंटेक्स की तो गलती नहीं है। तो हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या गलती है क्या गलती नहीं है। तो ए देख लेते हैं। सबसे पहले इनपुट किया आपने एंटर योर एज, उसके बाद प्रिंट करवाया योर एज इज़ और उसके बाद एज, ठीक है जी। ये सिंटेक्स गलत है। आपने पहली बात तो ये है कि इनपुट जो आपने लिया आपने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया। जैसे देखें पिछला जो क्वेश्चन है, ये इनपुट आपने लिया था एंटर एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन में आपने स्टोर करवाया था। इस केस में आपने किसी में नहीं करवाया, तो इसलिए आज से फिर इसका सिंटेक्स जो है वो गलत हो गया। दूसरी बात यह है कि जब एज लिया ही नहीं है एज ए वेरिएबल, तो यहाँ पे आपने एज दे दिया, फिर इसके दरम्यान में इधर कॉमा होता है, यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट होता है, यहाँ पे कॉमा और इसके बाद इसकी वैल्यू होती है प्रिंट में। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जो प्रॉपर है। ये भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं एंटर योर एज। अब ये असाइनमेंट जो है ये गलत की गई है, एज इक्वल टू दिस, तो एज इसमें जा रही है, उल्टा हिसाब हो गया। यानी कि अगर आपने असाइनमेंट करवानी थी तो इनपुट एंटर योर एज राइट साइड पे होना था, एज लेफ्ट साइड पे होनी थी, ये उल्टा हो गया। तो इसलिए ये भी सिंटेक्स गलत है। सी पार्ट देख लेते हैं जी। एज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज और उसके बाद प्रिंट योर एज इज़ एज, तो ये अभी करेक्ट लग रहा है। अभी आगे भी देख लेते हैं इसको। प्रिंट इक्वल टू एंटर योर एज प्लस इनपुट एज, ये वाला भी सिंटेक्स जो है प्रॉपर करेक्ट नहीं है। तो ये सी ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर हो रही है इनपुट जो भी यूज़र से आप गेट करवा रहे हैं। उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट दिया योर एज इज़, उसके बाद एज का वेरिएबल भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, देखिए कॉमा के साथ, कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल है। कहता है जी कंसिडर द गिवन पाइथन कोड फॉर आई इन रेंज 1 to 4, फॉर जे इन रेंज 1, 1 + 1 और प्रिंट जे एंड इक्वल टू डबल कोट्स पैरेंथेसिस क्लोज और उसके बाद प्रिंट पैरेंथेसिस मतलब ओपन और क्लोज। तो इसका कहता है कि इसकी आउटपुट क्या है। सबसे पहले तो ये बात देखें कि यहाँ पे नेस्टेड लूप इस्तेमाल हुए। नेस्टेड लूप होते हैं कि एक लूप के अंदर एक और लूप लग जाता है। नेस्टेड लूप जो है ना वो आपको टेबल टाइप का डाटा प्रोवाइड करते हैं, यानी ये जो रोज़ और कॉलम में होता है। अब इसकी आउटपुट देखें तो आप देखें ये कॉलम है और ये रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, 1 2 और 3, हर एक इसी तरह ही है, ठीक है। अगर आपने सिंगल एक वर्टिकली कोई चीज़ प्रिंट करानी है 1 2 3 4 5 से हॉरिजॉन्टली करवानी है तो फिर आप सिंपल फॉर लूप लगाते हैं। अगर आप दोनों चीज़ें करवाना चाहते हैं रोज़ में भी और कॉलम में भी, तो फिर आप नेस्टेड लूप का सहारा लेते हैं। तो 1 से 4 आपने प्रिंट करवाया, 1 से 4 का मतलब ये है कि ये लूप जो है ना बेसिकली कहाँ तक जाएगा, लूप जाएगा 3 तक, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा 3 तक जाएगा, क्योंकि फॉर में ये सी चीज़ है कि यहाँ से स्टार्ट करना हो वो आप मेंशन कर देते हैं। 4 का मतलब है कि ये एक कम जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ये आउटर लूप है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये एक दफ़ा चलेगा तो ये अंदर वाला जो है ये देखिए कितनी दफ़ा चलेगा, जे इन रेंज आई प्लस वन। अब आई प्लस वन करने का मतलब ये है कि आई में जो वैल्यू होगी वहाँ तक चले, तो वन इंटू वन कॉमा वन, ठीक है, प्लस वन, मतलब ये टू हो जाएगी। अगर वन है यहाँ पे, आई की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे वन कॉमा टू होगी, ठीक है। तो इसमें हमने ऐड इसलिए किया है कि एक कम वैल्यू यहाँ पे होती है, इसलिए हमने इसको ऐड किया, वन प्लस प्लस वन, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये देखें, प्रिंट जे कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट्स। इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपने जे की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो जे की वैल्यू ये डिपेंड करता है, इनर लूप जो है ये डिपेंड करता है आई के ऊपर। आई की जितनी वैल्यू होंगी उतनी हॉरिजेंटली जो है ना वैल्यूज प्रिंट करता जाएगा। पहले वन वैल्यू होगी, वन प्रिंट हो गया, उसके बाद टू वन, मतलब इस तरह करके वन टू थ्री इस तरह करके वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। तो वन टू, पहले वन वैल्यू प्रिंट हुई यहाँ इसकी, ठीक है जी। उसके बाद वन टू वैल्यू प्रिंट हुई, फिर वन टू थ्री वैल्यू प्रिंट हुई। उसके बाद जब इनर लूप ख़त्म होता है, ठीक है जी, तो उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है लगाते हैं। एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक लाइन जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद एंड लाइन कैरेक्टर आएगा। यानी ये देखिए, जैसे वन है, वन प्रिंट हुआ, जब आई की वैल्यू वन थी तो वन प्रिंट हो गया, टू है तो टू, वन टू प्रिंट हो गया, थ्री है तो वन टू थ्री प्रिंट हो गया। तो हर इनर लूप के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है लगेगी, यानी कि अगली लाइन पे आएगा, एक के बाद अगली लाइन पे आया, वन टू प्रिंट हुआ, फिर अगली लाइन पे आया, वन टू थ्री प्रिंट हुआ, समझ गए ना। तो इसका कोड का आंसर क्या है, इस कोड का आंसर जो है ये ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वन वन टू और वन टू थ्री वाला आंसर जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला आंसर इसका दुरुस्त आंसर 25, ठीक है। बी पार्ट यानी इसका करेक्ट। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास एक कोड दिया हुआ है, वो भी उस तरह ही है कि इसमें सेंटेक्स का कोई होगा कि द कोड डैट प्रिंट्स एक्सीलेंट इफ़ द परसेंटेज इज़ अबव 90 एंड सब्जेक्ट इज़ मैथ। अच्छा, अब ये एंड बेसिकली कंडीशन लगा दी है उसने, दो कंडीशन लगा दी हैं या कि दोनों चीज़ें अगर दुरुस्त हों तो फिर एक्सीलेंट जो है वो प्रिंट करे, यानी परसेंटेज 90 से अबव हो और सब्जेक्ट हो मैथ। तो यहाँ पे पहला देख लेते हैं, परसेंटेज इंटीजर इनपुट एंटर योर परसेंटेज, ठीक है जी। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद जनाब इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन 90, बिल्कुल ठीक है। इफ़ सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैथ के बाद कॉलन साइन नहीं लगा। इफ़ जब कंडीशन लगाएंगे तो हर कंडीशन के आखिर में यहाँ पे कॉलन साइन, ये इसका मतलब है कि ये जो है स्किप हो गया, ये ठीक सेंटेक्स नहीं। अगले सेंटेक्स पे चलते हैं, बी पे, परसेंटेज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर योर परसेंटेज सब्जेक्ट दिस। अब इसमें देखें, इसमें भी ये पहली जो स्टेटमेंट इफ़ की लगी है, 90 के बाद कॉलन नहीं लगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, वो है सी पार्ट। तो इसमें भी देखें परसेंटेज इक्वल टू स्ट्रिंग। अब इसने इसको स्ट्रिंग बना दिया, तो पहले ही गलत हो गया। जब स्ट्रिंग बनाया तो स्ट्रिंग तो नहीं हमें चाहिए, हमें तो इंटीजर चाहिए, तो INT में कन्वर्ट होना चाहिए। बेसिकली इनपुट जो है, इनपुट फंक्शन जो है स्ट्रिंग में वैल्यू देता है, ये याद रखें। तो उसको हम INT यानी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी होता है अगर आपने इंटीजर वैल्यू लेनी। तो ये भी गलत हो गया, फिर स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट नहीं करना चाहिए ना, उसको तो इंटीजर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो उसके बाद आखिरी ऑप्शन ये बचती है, प्रिंट इक्वल टू इंटीजर, और उसके बाद इनपुट ले लिया एंटर योर परसेंटेज। उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट में भी ये चीज़ दे दी है आपने, राइट हो गया। उसके बाद इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन 90, बिल्कुल ठीक है। इफ़ सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ, बिल्कुल सही है। देखिए दोनों तरफ कॉलम यहाँ पे हैं, और प्रिंट एक्सीलेंट ये आपका कोड है, ये दुरुस्त कोड, ये डी ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि
कंसीडर द गिवन पाइथन कोड। तो आई की वैल्यू 1 है। वो कहता है वाइल ट्रू, जब तक वाइल ट्रू रहे, इफ़ आई इक्वल टू 4 तो आई प्लस इक्वल टू 1, यानी कि अगर आपकी आई की वैल्यू जो 4 होती है तो फिर आई में एक का इजाफा करो और उसको कंटिन्यू करो, यानी उसको स्किप कर दो। और दूसरी कंडीशन उसने लगाई है इफ़ आई इक्वल टू 7, 7 पे उसको एग्जिट कर दो, यानी प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। ठीक हो गया। और उसके बाद इसके अलावा क्या करना है, आपने प्रिंट आई करनी है। आपने प्रिंट की वैल्यू जो है आई करते जाना है, प्रिंट जो भी आता है। तो यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि 1 थी सबसे पहले इनिशियलाइज, तो ये मतलब ये ट्रू ले लिया हमने। इफ़ आई इक्वल टू 4 ये दुरुस्त नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। प्रिंट आई होगी, आई की वैल्यू होगी 1, 1 प्रिंट हो गया। आई प्लस इक्वल टू 1 हो गया, यानी आई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है। अब जनाब दोबारा से वाइल ट्रू में आया और इफ़ आई इक्वल टू 4 अभी भी ये चीज़ नहीं है, तो इसमें इजाफा नहीं हुआ और ना ही ये कंटिन्यू है, ना ही स्किप हुआ। उसके बाद आई इक्वल टू 7, ये भी ठीक नहीं है। तो आई की वैल्यू दोबारा प्रिंट हुई। अब वैल्यू आई की थी 2, इसी तरह चलता जाएगा चलता जाएगा। जब 4 वैल्यू आएगी तो उसमें एक का इजाफा करेगा, उसको कंटिन्यू करेगा, यानी उसको स्किप करेगा। 1 2 3 हो गया, फिर 4 को स्किप कर दिया। अब पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें स्किप 4 को स्किप किया गया। आंसर 1 2 3 ये पहले वाली है और ये वाली भी, यानी कि ए और सी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन जो है हमने देखना है कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो इफ़ आई इक्वल टू 7, अगर आई इक्वल टू 7 है तो एग्जिट कर दो। अब वैल्यू जब 7 होगी तो वो एग्जिट हो जाएगी, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आई की वैल्यू जो है 7 प्रिंट नहीं होगी। तो इससे साबित ये होता है कि इसका आंसर कौन सा फिर बनता है? इसका आंसर बनता है ए, यानी कि ये वाला। ठीक है। ये आंसर नहीं बनता। ये आंसर इसलिए नहीं बनता क्योंकि हमने एग्जिट लगाया है 7 पे। तो 7 पे तो प्रोग्राम से बाहर आ गया, 7 की वैल्यू प्रिंट होनी नहीं, तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं। आगे चलते हैं जी। आगे क्या है क्वेश्चन? स्टूडेंट रन द फॉलोइंग कोड टू फाइंड द एवरेज ऑफ एनी टू नंबर्स। एवरेज फाइंड कर रहे हैं जी स्टूडेंट। ए में आपने डाल दिया, इनपुट करवा दी एंटर फर्स्ट नंबर, बी में करा दिया एंटर सेकंड नंबर, उसके बाद एवरेज करा दी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो प्रिंट करवा दिया एवरेज इज़ एवरेज। तो इसमें क्या चीज़ ठीक नहीं है? ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इनपुट जो है, जैसे मैं पहले बताया था कि इनपुट फंक्शन जो है स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो देता है। तो ए में भी स्ट्रिंग चला जाएगा, बी में भी स्ट्रिंग चलेगा। आप स्ट्रिंग को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एरर आएगा रन टाइम, राइट। तो ये दुरुस्त नहीं। तो इसको, इसका मतलब है कि रन टाइम एरर आएगा यहाँ पे, राइट। सही हो गया। आगे चलेंगे 29 पे। 29 पे आ गए जी। 29 कहता है जी कि स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग फंक्शन टू परफॉर्म डिवीजन बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो आपने एक फंक्शन बनाया डेफ डिफाइन, मतलब बेसिकली वर्ड है सेव अंडरस्कोर डिवाइड, और दो पैरामीटर ले लिए एसर्ट और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये इस तरह से आपने डिवाइड किया रिजल्ट को एक, और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिया है कि बी अगर 0 होता है तो वैल्यू जो है किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे 0 से तो वैल्यू जो है इन्फिनिटी होगी। तो इसलिए वो कहता है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, ये बताएं। द रोल ऑफ द assert स्टेटमेंट इन द गिवन debug context is to ensure the function always produces a non-zero result, silently handle division and return null values and null when b is 0, force the program to start b is 0 during the execution। तो जो ही ये वाली ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है,
लग रही है। आगे भी पढ़ लेते हैं। कन्वर्ट टू द ज़ीरो डिनोमिनेटर इनटू अ स्मॉल नॉन ज़ीरो, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन जो है मेरे ख्याल में, ये सी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। फोर्स द प्रोग्राम टू स्टॉप द बी इज़ ज़ीरो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आखिरी क्वेश्चन ये करते हैं, 30 क्वेश्चन। एन एनालिसिस नीड टू ग्रुप अनलेबल्ड कस्टमर डाटा बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी इन देयर स्पेंडिंग बिहेवियर। The given task can be performed by using k-means clustering to segment similar data points, regression modeling to predict numeric targets, feature making to evaluate variable influences, decision trees to automate prediction rules। इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है बहुत दुरुस्त ऑप्शन है, ये हमने बताना है। तो इसमें ये चीज़ इनमें रहे कि उसने ये बताया कि अनलेबल कस्टमर्स और सिमिलरिटी ग्रुप्स जो है उसने बताए हैं, और वो बेसिकली होता है क्लस्टरिंग। ठीक है जी। तो अब के मीन क्लस्टरिंग, अब ये इसका आंसर जो है ये दुरुस्त आंसर है। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।